अब फिर मुझे अपॉर्चुनिटी का एहसास हुआ कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, और मैं बहुत दिन ज़ाया कर चुका था इसके पीछे। तो कुछ दिन लाइक 20 दिन पड़े हुए थे, 15-20 दिन, उसके अंदर मैंने फिर तैयारी शुरू की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि MD-CAT हो चुका है और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्री है। ये जो टाइम है ये आम स्टूडेंट्स के लिए तो इंजॉय का टाइम होता है, लेकिन जो हिफाज कराम है उनके लिए टाइम बहुत क्रूशियल होता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि UHS की तरफ से हिफाज कराम के लिए एक टेस्ट रखा जाता है जिसके मार्क्स आपके एग्रीगेट के अंदर शामिल होते हैं। ये बहुत क्रूशियल होते हैं हिफाज कराम के लिए। तो ये टेस्ट के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ उसामा, जिन्होंने ये टेस्ट दिया है और उनका ये टेस्ट पास भी। तो ये आपको बताएंगे इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका पैटर्न और क्राइटेरिया क्या है। तो जानते हैं हाफिज़ उसामा से। हाफिज़ उसामा साहब, ये बताइए कि नंबर ऐड कहाँ होते हैं और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो ये जो नंबर होते हैं 20 नंबर हिफाज कराम को दिए जाते हैं, आपके एग्रीगेट के अंदर शामिल होते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर उमर ने बताया कि ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है हम सारों के लिए, क्योंकि ये 20 नंबर आपके एग्रीगेट को बहुत बूस्टअप कर सकते हैं, एडमिशन करा भी सकते हैं, या आप लो मेरिट मेडिकल कॉलेज से आप एक हाई मेरिट वाले मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। तो आई सेड के 20 नंबर आपके FAC के अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ही होती है कि आपके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, हिफ्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी मदरसे की या इंस्टीट्यूट की डिग्री है वो भी चल जाती है, लेकिन अगर आपके पास बोर्ड की डिग्री लाइक वफाकुल मदारिस की है, राब्तातुल मदारिस की है, तंजीमुल मदारिस की है, इस तरह सल्फियातुल मदारिस, इस तरह डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर उनकी आपके पास डिग्री है तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपके पास सिर्फ जस्ट मदरसे की डिग्री है या फिर किसी इंस्टीट्यूट या अकेडमी की डिग्री है और वो क्रेडिबल है तो उससे भी चल जाता है काम। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसका पैटर्न क्या होता है इस टेस्ट का। अच्छा, इसका पैटर्न जो मैंने देखा है और मेरे साथ ही जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया, तो मैं आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है और जो उन सबका एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर देता हूँ। तो पैटर्न उनका बड़ा सिस्टमैटिक्स किस्म का होता है। वो ये नहीं होता कि आपसे वो रैंडम सुनते हैं, उनका बाकायदा एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत सुना जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ पर बस जाके आप अपनी डिग्री प्रेजेंट करेंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। टेस्ट बाकायदा लिया जाता है, उसकी तैयारी मस्ट है। ऐसे नहीं है कि मतलब आप टेस्ट ऐसे जाके दे देंगे उठ के, तो अगर आप इस तरह जाके देंगे तो आपको नंबर भी नहीं मिलने। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आप 30 पारे हैं कुरान पाक के, तो आपके पास 3 बंदों का बोर्ड बैठता है। ठीक है, 3 बंदे होते हैं, कुरान हज़रात होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह के, जिनको खुद हुफाज होते हैं या कुरान हज़रात होते हैं। ठीक है, तो अब वो 3 बंदे बैठे होते हैं। तो हर जो कारी होता है वो आपसे 2 सवाल करता है। टोटल आपके पास 6 सवाल हो गए। ठीक है, तो हर कारी के पास 2 सवाल हैं। अब अगर सिंपली मैं बताऊं तो हर 5 पारों में से 1 सवाल किया जाएगा। लाइक पहले 5 पारों में से 1 सवाल और फिर अगले 5 में से 1 सवाल, यानी 10 पारों में से 2 सवाल ये एक बंदा करेगा। फिर अगला बंदा आपसे अगले 5 में से, और फिर अगले 5 में से 2 सवाल, फिर बंदा चेंज हो जाएगा, और इसी तरह लास्ट 10 पारों में से भी आपसे 2 सवाल किए जाएंगे। तो उन्होंने क्या डिवाइड किया है कि हर कारी 10 पारों में से 2 सवाल करेगा, उसको भी डिवाइड किया गया है कि हर 5 में से जो आपका जो 5 पारों में से 1 सवाल किया जाता है। अब यहाँ पर कि किस तरह सवाल किया जाता है, तो उनका ये नहीं है कि वो आपसे कोई शुरू में से पूछ लेंगे। अब उनकी मर्ज़ी होती है, वो चाहे आप किस पारे के शुरू से सुन लें, रकू के शुरू से सुन लें, रैंडम रकू से सुन लें। ज़्यादातर रकू के शुरू से ही सुना जाता है, क्योंकि डेफिनेटली हम सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो बहुत कोई टेक्निकल, हम कोई कंपटीशन के अंदर नहीं गए होते, लेकिन रकू आपके अच्छे होने चाहिए। इसके साथ साथ ज़्यादातर वो सूरत के स्टार्ट से सुन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जो लैंडमार्क रकू होते हैं, निस्फ़ का रकू होता है, रुबा का रकू होता है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि उन्होंने सूरत का स्टार्ट ही सुनना है। ठीक है, और वो सुनते हैं, लाइक इस तरह नहीं होता कि आप एक लाइन सुना देंगे तो वो नहीं, वो डेफिनेटली कुछ आपसे रकू आधा रकू सुनेंगे, उसके बाद ही वो आपको आगे जाने देते हैं। ये तो आपने पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 6 सवाल होते हैं, लेकिन 6 सवाल पर वो सारे नंबर लाए कर रहे हैं, तो उसका इन्वायरमेंट भी काफ़ी मैटर करता होता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट है जिसमें वो सुन रहे हैं। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होता है उसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, इन्वायरमेंट थोड़ा सा अगर आप देखें तो मैं जब टेस्ट देने गया था तो वो बड़ा इन्वायरमेंट
मैं समझ रहा था शायद कुछ ही बच्चे होंगे जो हुफ़ाज़ कराम होंगे वहाँ पर, लेकिन जब मैंने UHS का ऑडिटोरियम देखा तो खचा खच भरा हुआ था। तो मेरा तो वहाँ पर कॉन्फिडेंस वहीं पर जाते हुए ही लूज़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइक FSC मैट्रिक के अंदर मैं कुरान सुनाता रहा हूँ, लाइक मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जाके फिर भी मैंने जब वो इतने लोग देखे और उसके अंदर मेजॉरिटी लड़कियाँ थी हुफ़ाज़ कराम, लड़के भी थे, लड़के एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स कम थे, ठीक है। और वो एक लाइक अपने जैसे इतने सारे लोगों को देखना ना बड़ा अजीब सा लग रहा था। अच्छा वहाँ पर मैं गया तो अब एक तो वहाँ पर जाते ही साथ ही मोरल डाउन हो गया, मैंने कहा इतने लोग हैं और ये सारे अप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छा वहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, जो लोग जा रहे थे वो काफ़ी देर बाद वापस आ रहे थे। तो अब परेशानी ये कि पता नहीं क्या बहुत कोई डीप सुन रहे हैं या इस तरह करके। तो ये था कि हर बंदा काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड कर रहा था, ऐसा नहीं था कि फ़ौरन जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। तो लाइक काफ़ी वेट हुआ, 3-4 घंटे बाद मेरी बारी आई। तो इसी तरह वहाँ पर गए तो बाहर भी हम जब वेट कर रहे थे रूम के तो बच्चों के हाथ पे कुरान थे, बहरहाल मैंने तो रख दिया था। मेरे पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने कहा था कोई ज़रूरत नहीं, जितना तुमने करना था ना कर लिया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता, बाकी अल्लाह ताला पे तवक्कुल होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर बाहर देखा था कि लोग कुरान उन्होंने रखे हुए थे अपने सामने और वो रट्टे मारी जा रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है। मेरे साथ ही बल्कि एक लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, पैनिक थी, बल्कि ये सिचुएशन थी क्योंकि एक तो वो बहुत देर से बच्चे आ रहे थे, एक ये वाली परेशानी, और इतने ज़्यादा लोगों को देखना डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जैसे ही मैंने रूम के अंदर एंटर हुआ और लोगों को देखा है तो वो बहुत एक किस्म का चिल इन्वायरमेंट था, बड़ा सीरीन इन्वायरमेंट था। वो लोग बहुत तहम्मुल से बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा नाम पूछा, उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा पूछा, ठीक है, और उन्होंने पहले थोड़ा सा काम किया, ठीक है। उन्होंने ये नहीं किया कि डायरेक्ट शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, जो पहले कारी हज़रात थे उन्होंने मेरे से पूछा, ठीक है, पहले 5 पारों में से उन्होंने पूछा, ठीक है। मैंने गालिबन दूसरे पारे में से रकू था पहले पाइया का, ठीक है। तो वो मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैंने उनको सुनाया। एक जगह मैं थोड़ा सा फंसने लगा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कोई मुझे देखना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि मदरसे के इम्तिहान भी देते थे तो उसमें ये होता था कि अच्छा खासा प्रेशर होता था। लेकिन ये था उन्होंने फ़ौरन बता दिया और उन्होंने रकू जितना उन्होंने सुना था कंप्लीट करवाया, कोई उन्होंने प्रेशर माउंट नहीं किया। फिर उन्होंने अगला, ठीक है, अगले 5 पारों में से लाइक गालिबन 8वें पारे से सुना था, ठीक है। तो अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली रकू कौन सा था, लेकिन मैंने वो सुना दिया था उन्हें, ठीक है। तो वो उन्हें को मैंने सुनाया और उन्होंने वो बिल्कुल मेरा सही हो गया, ठीक है। फिर उन जो कारी थे, नेक्स्ट कारी थे, उन्होंने सवाल किया, ठीक है। इसी तरह 12वें पारे से उन्होंने मेरे से सुना, ठीक है। फिर इसी तरह आगे 17वें पारे से सुना, ठीक है। तो इसी तरह आगे से जो अगले कारी हज़रत थे उन्होंने मेरे से सुना, ठीक है। एक जगह से मुझे सही नहीं आया था, मेरे से आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी रकू की, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये नहीं किया कि कोई देखते रहे, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। उन्होंने चलाने की कोशिश की, जब उन्हें लगा कि ज़्यादा मसला हो रहा है तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन सूरत दहार का किया मेरे से 29वें पारे से, ठीक है। तो वो मैंने बिल्कुल सही सुना दी। और मैंने ये नहीं किया कि बहुत जल्दी में सुनाया, मैंने तहम्मुल के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी पैनिक किया हुआ था, लेकिन मैं अंदर जाके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया क्योंकि उन लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी तरह बैठे हुए थे। और उससे ये हुआ कि मैं भी काफ़ी रिलैक्स हो गया और फिर मैंने भी सुकून से सुनाया। और अगर मुझे नहीं आ रहा था तो ये नहीं था कि वो लोग मुझे देख रहे हैं या कोई इस तरह अजीब नज़रों से, वो बता देते थे और आपको अच्छी तरह कोऑपरेट कर रहे थे। तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट की है वो आपने फ़िक्र नहीं करनी, ठीक है। सुकून से अपनी तजवीज़ के साथ, तरतील के साथ आप उनको सुनाएं तो इंशाल्लाह इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इन्वायरमेंट का। तो जैसे समा आपने बताया कि वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है और वो आपको चला देते हैं, रुकने नहीं देते, तो इससे तो तमाम हफ़ाज़ कराम को काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती होगी, यानी वो चला देते हैं। तो इसका फिर पास क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे आप बता रहे हैं कि आप भी 1 जगह 2 जगह भूल रहे हैं, इसका पास क्राइटेरिया होता क्या है? पास क्राइटेरिया का ये होता है कि अब कहा जाता है कि टेस्ट बहुत सख्त होता है कि 4 जगह पर सुनाना मस्ट होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने नोटिस किया है और अपने जूनियर्स को भी देखा है, जो मेरे साथ जिन लोगों ने टेस्ट दिया था, उन्होंने जस्ट ये चेक करना होता है कि बच्चे को कुरान याद है कि नहीं है, ठीक है। बच्चा कहीं बिल्कुल ज़ीरो ब्लैंक तो नहीं हो गया, उसने बिल्कुल भुला तो नहीं दिया। चाहे आपकी डिग्री, आपकी कोई भी डिग्री है, किसी भी दायरे से अगर आपने कुरान भुला दिया है और आप लाइक 6 में से 6 जगह में ब्लैंक हो गए हैं तो फिर आपको वो नंबर डेफिनेटली नहीं देने वाले, ठीक है। अगर आपका ये है कि आपने कुछ ना कुछ सुना दिया उनको, कोई लाइक 70-75%, 80% सुना दिया है, तो वो आपको नंबर दे देंगे। जैसे उन्होंने यही चेक करना होता है कि ये बच्चा
कुरान के साथ जुड़ा रहा है, इसकी मंजिल याद है या ये सुनाता रहा है, ठीक है। तो अगर आपका ये काम रहा है तो कोई मसले की बात ही नहीं है। उनको बस यही एक वेरिफिकेशन चाहिए होती है कि बच्चा हाफिज़ है और उसको कुरान कुछ ना कुछ याद है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप कुरान सुनाते रहे हैं FSC मैट्रिक के अंदर तो ये आपको तो मसला होगा ही नहीं, ठीक है। लाइक मैं कुरान मैट्रिक में भी सुनाता रहा हूँ, FSC में भी सुनाता रहा हूँ, इवन मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में भी सुनाया था, ठीक है। तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि मेरी कुछ रिवीजन आखिर के अंदर रह गई थी, क्योंकि एंट्री टेस्ट के अंदर आपके पास मेरिट थोड़ा होता है, तो वो आप थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दौरान आपके पास ये ख्याल ही नहीं आ रहा होता है कि आपका जो आप अपॉर्चुनिटी है वो आप लूज़ करें। भाई मेरा मेरिट था 89.3, ठीक है। इनिशियली मेरा ऐसे भी कम था और वो जो कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिले थे उसकी वजह से मेरिट बन गया 89.3। अब फिर मुझे अपॉर्चुनिटी का एहसास हुआ कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है और मैं बहुत दिन ज़ाया कर चुका था इसके पीछे। तो कुछ दिन लाइक 20 दिन पड़े हुए थे, 15-20 दिन, उसके अंदर मैंने फिर तैयारी शुरू की थी और उसके अंदर ही मैंने तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 89.3 से जंप किया था 90 पॉइंट समथिंग के ऊपर मेरिट। तो लाइक मैंने कहीं पर गुजरात या सरगोदा या फिर डेरा इस्माइल ख़ान से अभी हम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्रूशल हैं, ये नंबर ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं और यही से मेरा ख़्याल है अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो ये टाइम ज़ाया नहीं करें, इसको यूटिलाइज़ करें। तो जैसे आपने बताया कि पास क्राइटेरिया क्या है, लेकिन अब मेन ये है कि जैसे आपने कहा कि आपको जब पता लगा तो आपके पास सिर्फ 20 दिन बाकी थी। तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ यही मसला आता है कि उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें अप्लाई का तरीका नहीं पता होता। तो इसके अप्लाई करने का तरीका क्या है असल में, कि किस तरह आपने अप्लाई करना होता है यूएचएस में, ये ज़रा बताएं। अच्छा, तरीका आप पहले कह रहे थे कि उनको तैयारी का तो मैंने बता दिया कि आप मिनिमम तो ये करें ना, रकू वगैरह तैयार करें, अपनी सूरतों का स्टार्ट तैयार करें, जो लैंडमार्क्स हैं निस्फ है रुबा है उसको तैयार करें, ठीक है। कम से कम आपके पास वो रकू तो अच्छे हों, ठीक है। बाकी फिर आपकी किस्मत है। अप्लाई का तरीका ये होता है कि जब आप जाते हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, तो उसी वक्त जो फाज कराम है वो साथ अपनी सनद वगैरह या डिग्री वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और उनको वहीं पर ही डेट मिल जाती है, कि आपने इस दिन अपना जो हिफ्ज़ टेस्ट है वो देने आना है। तो वो जब दे के आप आते हैं वो स्लिप ले लेते हैं, फिर आप उस दिन को जाते हैं और वहाँ पर फिर आपका टेस्ट होता है, ठीक है। कोई स्पेशली आपको नहीं जाना पड़ता। उसी दिन जिस दिन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस दिन काउंटर होता है सेपरेट वो फाज कराम का, ठीक है। आप वहाँ पर अपनी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं और आप अपना टाइम ले लेते हैं और आप अपना टेस्ट दे देते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम हुआ कि ये जो नंबर है ये फास्ट ग्राम के लिए बहुत क्रूशियल है। ये अगर आपका एडमिशन बॉर्डर लाइन पर है तो आपका एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आप किसी लोअर मेरिट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आपका हो रहा है तो आपको एक हायर मेरिट वाले मेडिकल कॉलेज में लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप इस सामान्य बताया कि उनका डेरा इस्माइल ख़ान या इन में गुजरात इन छोटे मेडिकल कॉलेज में होना था, लेकिन हिफ्ज़ के नंबर ऐड होने की वजह से उनका अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद एक बात बताता हूँ कि मेरा जो अपना अभी हमारी मेरिट लिस्ट है उसके अंदर सबसे कम नंबर एंट्री टेस्ट के अंदर, ठीक है। किसी के इतने एंट्री टेस्ट के अंदर नंबर, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पर नाम है जस्ट इस वजह से, जस्ट इस टेस्ट की वजह से। तो इसके बारे में आप कोई फाइनल सजेशंस इनको देना चाहें, यानी तैयारी के बारे में या सीरियस होने के बारे में? फाइनल सजेशन यही है कि अगर आपको वीडियो मिल जाती है तो टाइम से शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं और आपका ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, कोई बहन भाई है, तो उसको बता दें, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना। स्पेसिफिकली अगर आपने शुरू में बात की थी मेरिट हमारा अगर बॉर्डर लाइन के ऊपर है या आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर आप लो मेरिट से ऊपर आप आ जाते हैं, 0.7 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल आपने मिस करना ही नहीं है। आई नो कि डिप्रेशन होती है, आपके नंबर नहीं आए होते, आप कश्मकश का शिकार होते, इतनी मेहनत की और सब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप आखिरी ट्राई यहाँ पर कर लें, देखिए अगर आपने कुरान पाक को कुछ दिया है, आप उसके साथ जुड़े रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीज़ आपको ऐसी है कि आप दुनिया के अंदर कम से कम पीछे छोड़ेगी, ठीक है। आखिरत के अंदर तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेगा ही सही, ठीक है, हमारे ईमान है। लेकिन दुनिया के अंदर भी आप इस वजह से पीछे नहीं छूटते, ठीक है। तो आप इसको साथ इन चीज़ों को जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको करें और इस टाइम को वेस्ट नहीं करना काइंडली। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि ये बस समझते हैं कि पता नहीं अभी थोड़े दिन रह गए हैं, ट्राई ज़रूर करके आएँ, ठीक है। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, ठीक है, या कम तैयारी भी है, कम से कम ज़रूर ट्राई करके आएँ। एक दफ़ा टेस्ट जितनी आपसे तैयारी होती है वो आप करें और दे के आएँ, ठीक है। ना देने से क्या होगा, जैसे फेल कर देंगे, अगर आप नहीं देंगे तभी फेल ही करेंगे, ठीक है। तो अगर वर्स्ट भी सोचें, लेकिन हो सकता है अगर आप वो दे देते हैं तो आपके कुछ नंबर बन जाएँ,
ठीक है। तो यही मेरी तरफ से सजेशन थी। तो जैसा कि आपने जाना कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, तो जहाँ तक हम एफएससी में इतनी एफ़र्ट करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में इतनी एफ़र्ट करते हैं, तो 15-20 दिन अगर आप एफ़र्ट कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक और बात एडमिशन हो जाएगा। सॉरी मेरी रह गई, अगर आप MBBS में एडमिशन आपका हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुरान को छोड़ दें। आगे भी अपने प्रोफेशनल्स के अंदर सुनाते हैं, या मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आपको बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ मिल जाती हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। और इसको आगे भी अगर आपने यहाँ तक रखा है तो इसका मतलब नहीं है आगे कि मेडिकल कॉलेजेस का डेफिनेटली इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको छोड़ दें, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको इधर तक लेके आई है तो आपने इसका साथ आगे भी देना है इंशाल्लाह, और ये चीज़ आपको आखिरत में भी कामयाब करेगी। तो इसके साथ ही हम कंपाइल करते हैं, तो आपके जो दोस्त या कोई बहन या कोई भाई जो एंट्री टेस्ट क्लियर कर चुके हैं लेकिन हिफाज कराम है, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको फ़ायदा हो जाए और वो इसकी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने